तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तकरीबन 1.5 घंटे लंबा ये भाषण था। अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री ने लगभग हर पहलू को छुआ है। पिछले 1 साल के दौरान जो कुछ चीजें हुई उनका उन्होंने जिक्र किया, उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, घर घर शौचालय पहुंचाने का जिक्र किया, LAC LOC पर जो टेंशन थी उसको लेकर जिक्र किया। एक तरीके से चेतावनी भी दी उन्होंने कि हमारी सेना हर काम करने में सक्षम है, और चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर भी चोट की है और किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि देश को अब आत्मनिर्भर हर हाल में बनना ही होगा। तो ये तमाम बातें जिन पर हम चर्चा करेंगे। साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गया है। कौन कौन लोग हैं हमारे साथ पैनल में, मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं। दीपक झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। आपका स्वागत है जनरल साहब इंडिया न्यूज पर। राहुल देव, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। और इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा भी जुड़ गए हैं। झा साहब, आपका भी स्वागत है। राहुल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो संबोधन रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुझे लगता है कि हर एक इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने छुआ है। पिछले 1 साल के दौरान जो उपलब्धियां रही या जब से मोदी सरकार आई है उसके दौरान जो उपलब्धियां रही, एक एक चीज को छुआ है, चाहे आत्मनिर्भर बनने की बात हो या फिर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करने की बात हो, उनको सलाम करने की बात हो, हर एक पॉइंट को छुआ है। आप कैसे देखते हैं आज पीएम के संबोधन को, उन बड़ी बातों को? आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरी तरह से 90 मिनट सकारात्मक बातचीत के थे जी। उन्होंने एक पूरी तरह सकारात्मक संदेश देश और दुनिया की, और दुनिया में देश की भूमिका के बारे में एक बड़ी तस्वीर लोगों के सामने रखी है। अपने देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में, सेक्टर्स में, सभी वर्गों के लोगों के लिए जो उन्होंने एक क्षितिज दिखाए हैं जी। और जो वैश्विक क्षितिज दिखाए हैं, तो राष्ट्रीय और वैश्विक क्षितिज उन्होंने बड़े रखे हैं। और इसके साथ ही ये कहना भी जरूरी है कि उसमें नकारात्मकता का कहीं भी पुट नहीं था। उन्होंने देश के सामने खड़ी चुनौतियों का उल्लेख तो किया, लेकिन वो चुनौतियां भी ऐसी जो उसके अपने ढांचे से संबंधित हैं, उसके अपने विकास से संबंधित हैं जी। और जो विदेशों से आने वाली या उसकी अखंडता और एकता को जो चुनौतियां मिलती हैं, केवल उनका जिक्र किया। बाकी चुनौतियां भी ऐसी हैं जो जिनके लिए उन्होंने सबको संकल्पित किया। तो देश की आंतरिक राजनीति, आंतरिक उस पर उन्होंने उसमें वो उलझे नहीं। तो इसमें कोई भी दोष निकालना, राहुल जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण जो फैसले रहे बीजेपी सरकार के, और भारत को विश्व 2 जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले रहे, मुझे लगता है उनका जिक्र तो किया, लेकिन बहुत संतुलन के साथ जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 को हटाया गया उसका भी जिक्र हुआ, और राम जन्मभूमि के काम का भी उन्होंने जिक्र किया कि भूमि पूजन हो गया है, लेकिन उतना ही समावेश किया इन मुद्दों का, इन विषयों का, जितना जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, जिस क्रम में ये इनका उल्लेख हुआ है उसमें ये नहीं लगता कि उन्होंने कुछ अतिरिक्त जोर इन चीजों पर दिया है, इनके बहाने कोई और संदेश देने की कोशिश की है। तो एक बहुत तटस्थ, निरपेक्ष और केवल राष्ट्रीय भावना और विचार को, दृष्टि को सामने रखकर ही उन्होंने अपनी पूरी बात कही है। उसमें एक भी बात विभाजक नहीं थी, उत्तेजित करने वाली नहीं थी, किसी को दुख पहुंचाने वाली नहीं थी, किसी को निराश करने वाली नहीं थी, मैं समझता हूं। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है। सकारात्मकता से बना हुआ और बड़े क्षितिज दिखाने वाला था। राहुल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अपने पूरे 1.5 घंटे के भाषण में ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि सेवा के संकल्प बहुत हैं और अभी देश को संवारना बहुत है? निश्चय ही उन्होंने उन क्षेत्रों को गिनाया, उन दिशाओं को गिनाया, उन कदमों को गिनाया और उन लक्ष्यों को गिनाया जो देश के सामने वो रखना चाहते हैं, जो देश के सामने हैं। तो वो सारा संदेश पूरी तरह से समावेशी था, मैं ये कहूँगा। और ये भी है कि अब इस पर आलोचना शायद होगी ही कि उसमें अलग अलग वर्गों का उल्लेख उन्होंने नहीं किया उस तरह से जैसे अब तक की एक परिपाटी रही है प्रधानमंत्रियों द्वारा और कई बार स्वयं उनके द्वारा भी। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने सबको एक मानते हुए केवल बच्चों को, स्त्रियों को
और जो हमारे वंचित वर्ग हैं उनको उल्लेख किया है, लेकिन बाकी देश के वर्गों और विभाजनों में वो नहीं गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी दृष्टि है, बहुत मैं कहूँगा कि सार्थक दृष्टि है और निर्माणकारी दृष्टि है। जी बीएन झा साहब का हम रुख कर लेते हैं, एक बार बीएन झा साहब का रुख कर लेते हैं। और जो रक्षा क्षेत्र के लिए बोला है पीएम नरेंद्र मोदी ने, या फिर विदेश नीति के मामले में जो बोला है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे अहम यही था। और जो चीन और पाकिस्तान के साथ हालात चल रहे हैं, सीमा पर जो तनाव की खबरें बार बार आती रहती हैं, उस परिप्रेक्ष्य में अब अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब लोग सुनना चाहते थे। और वो क्या कहते हैं, उन्होंने जो कहा बीएन झा साहब, वो पूरे देश में जोश भरने जैसा था। क्योंकि कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे और हमें लगा कि शायद बिना नाम लिए हुए इनडायरेक्टली कुछ वो बात करें, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे बात की है और ये कहा है कि एलओसी और एलएसी पर भारत की ताकत देखी है पूरी दुनिया ने, और ऐसे ही कोई भी आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। कितना प्रभावशाली ये रहा बीएन झा साहब? कहा उन्होंने दबे जुबान में ही एलओसी और एलएसी का नाम लिया हुआ है। तो जो हमारी पूरी देश अभी जिस चीज से अभी जूझ रहा है एलओसी और एलएसी पे, तो उसको तो किसी भी तरह से नकारना मुमकिन नहीं था। और एक हमारे लिए वो बहुत बड़ी अभी प्रायोरिटी है, क्योंकि वहाँ पे हमारी पूरी जो शक्ति है वो केंद्रित है। मुझे लगता है कि कम शब्दों में मैं कहूँ तो आज के प्रधानमंत्री जी का भाषण काफी समन्वित था, काफी सब कुछ को समाहित किए हुए था। उन्होंने वो भी कहा जो उन्होंने पिछले 1 साल में किया हुआ है, उन्होंने उसकी भी आपको याद दिलाई कि जो उन्होंने संकल्प लिया था कि अगले 4 साल में देश के सामने जो सारी चुनौतियां हैं उसको कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस किया कि रक्षा के संबंध में, जैसे हमारे पास में जो तेजस आ गए हैं, जो अब हमारे अपने एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने जो एक मंत्र दिया हुआ है, उसके ऊपर में जो भी चीज कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी आपको हिंट दी है। तो मुझे लगता है कि इस 90 मिनट्स में, पिछले साल भी उन्होंने 90 मिनट्स का दिया था, आज भी शायद वो 89 या 88 मिनट्स का कुछ वो भाषण दे गए हैं। तो मेरे ख्याल से हर चीज में उन्होंने कवर किया हुआ है। जहां तक उसके क्रिटिसिज्म का सवाल है, तो जो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो वो कहीं न कहीं जरूर कुछ ढूंढ लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट में प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं उसको सामने में रखा है, जो उसके समाधान है उसको सामने में रखा है। और एक चीज का बार बार उन्होंने जिक्र किया है, वो ये कि कोरोना का संकट जो भी देश के साथ है, इस चुनौती को जिस तरह से उन्होंने एक अच्छा किया है देश के साथ में, कि इससे हम बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के अगर आप भाषण को देखें तो इसमें तीनों एलिमेंट थे कि पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या क्या उन्होंने किया, चाहे वो 370 हो, 3 तलाक हो, प्रेजेंट में चाहे वो चीन हो या कोरोना हो, जो भी बड़े मुद्दे हैं, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत और भविष्य में आगे किस तरह से भारत को लेके जाना है, विशेष तौर पर सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक पहलू के मद्देनजर उन सभी बातों को प्रधानमंत्री मोदी ने फोकस किया है। हमारे साथ में मेजर जनरल द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप आर्मी ऑफिसर तो थे ही, साथ ही साथ आपने फॉरेन अफेयर्स में काफी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि आप डिफेंस अटैचे थे बीजिंग में भारत की तरफ से। विस्तारवाद को लेके एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से चीन के और एलएसी से ही अपनी भाषण की शुरुआत की। क्या हम ये कहें कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक बार फिर चीन को वो संदेश दिया है? उन्होंने लेह में जाके दिया ही था, लेकिन एक रीइटरेशन जिसे कहते हैं कि चीन को और साथ ही साथ पूरे विश्व को कि भारत अब भी नजर गड़ाए हुए है, तैनात है, तैयार है। कि आज जो स्थिति है सुरक्षा की वो बहुत ही गंभीर है, और ऐसी स्थिति भारत की पहले कभी नहीं हुई है, जबकि हमारे दोनों जो पड़ोसी देश हैं उनकी तरफ से आक्रामक जो कार्रवाई हुई है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लाल किले से एक संदेश दिया है, वो संदेश पूरी दुनिया को है, वो संदेश अपने भारतवासियों को है। क्योंकि आप समझिए ये जो अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रहा है, जो एलओसी पर हुआ है, और जो आतंकवाद हो रहा है, तो हम तीनों तरफ से ये जो गतिविधियां हो रही हैं ये भारत के लिए बहुत गंभीर है। और जैसे कि आपने बताया, मैं चाइना में डिफेंस अटैचे रह चुका हूँ, तो चाइना की एक नीति है, वो है एक्सपेंशनिस्ट है, विस्तारवाद है,
और वो ताकत का बहुत ही एक प्रदर्शन करता है कि वो सोचता है कि ताकत के जरिए और स्पेशल फौजी ताकत के जरिए जो भी उसके लक्ष्य हैं, जो भी उसके नेशनल एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, दुनिया में उभरना है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संदेश दिया कि देखो, जहाँ तक भारत की सुरक्षा है वहाँ हम कोई भी ऐसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि हमारे सुरक्षा के ऊपर, हमारी इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी के ऊपर जो आंच आए। तो ये मोदी जी ने बहुत ही एक दृढ़ और एक निश्चयात्मक। जनरल द्विवेदी, एक फॉलोअप क्वेश्चन बहुत छोटा सा, और वो विशेष तौर पर इसलिए क्योंकि जो सबसे बड़े हाईलाइटिंग पॉइंट्स में से एक है, प्रधानमंत्री मोदी ने एलओसी और एलएसी दोनों शब्द का इस्तेमाल कई बार एक ही लाइन में किया। क्या ये संकेत हम माने कि जो टू फ्रंट वॉर सिचुएशन की हम बात करते हैं, जिसकी तैयारी और जिसके लेकर काफी गर्मागर्मी हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है पाकिस्तान और चीन की तरफ से, आतंकवाद और एक्सपेंशनिज्म दोनों को, विस्तारवाद और आतंकवाद को लेकर, क्या हम ये मैसेज माने पाकिस्तान और चीन को प्रधानमंत्री मोदी एक ही साथ में, एक ही जगह से, एक ही समय में दोनों देशों को, दोनों सीमाओं की तरफ इशारा दे रहे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत बिल्कुल ठीक आपकी स्टेटमेंट है कि देखो, इस टाइम एलओसी और एलएसी जो है दोनों जुड़ गई हैं। पहले क्या थी, एलएसी ठंडी थी, वहाँ कोई शांति सा माहौल था, और मेरा एलएसी में बहुत अनुभव है। जबकि एलओसी गर्म रहती थी क्योंकि उसमें हम एक दुश्मन की तरफ देखते थे, पर एलएसी पर हम चाइना को दुश्मन नहीं देखते, हम उसको होस्टाइल नेशन देखते थे, बस दुश्मन नहीं देखते थे। अभी जो कार्रवाई हुई है दोनों तरफ, ये दुश्मन की कार्रवाई है, ये आक्रामक कार्रवाई है, तो ये दोनों में एक गठजोड़ है जो कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया। और तीसरी बात, आतंकवाद। देखो, चाइना की जो पॉलिसी है वो है डायरेक्ट, यानी कि वो आतंकवाद में कम और पूरी ताकत का प्रदर्शन करता है। पाकिस्तान की पॉलिसी प्रोएक्टिव वॉर की है और वो जो है आतंकवाद के थ्रू है। तो ये जो अभी हमें देखना चाहिए, ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है कि एलओसी और एलएसी दोनों में एक गठजोड़ है, यानी कि पाकिस्तान चाइना टू फ्रंट इज ए रियलिटी, यानी कि अभी ये रियलिटी बन गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कुछ हरकतें जो हो रही हैं हमारे पड़ोसी देश में, नेपाल में क्या हरकत हुई है, वहां से हमें क्या खतरा हो सकता है, साथ ही साथ साउथ चाइना सी के ऊपर जो हो रहा है। सर, आपके पास लौटेंगे हम फिर से एक बार, आपके पास फिर से एक बार लौटेंगे। दीपक झा जी का हम रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं अगर हम इसका जिक्र करें तो? अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहुत लोग सुनना चाहते थे, क्योंकि कोरोना काल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, बुरी तरह प्रभावित हुई है, तो वो अर्थव्यवस्था है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना, फिर से एक बार उसे पटरी पर लाना, ये प्राथमिकता है हमारी। किसानों के मसले पर जो उन्होंने कहा, 3 अध्यादेशों का जिक्र करके ये साफ तौर से कहा पीएम ने कि किसानों को आगे बढ़ाना, उनकी आय को आगे बढ़ाना, ये भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। तो ये तमाम जो बातें रही, महिलाओं के मुद्दे पर जो कहा, क्योंकि हमने देखा कि पलायन करने वाले मजदूरों की भी एक बड़ी संख्या सड़कों पर दिखाई दी, उनके लिहाज से जो कुछ इस संदेश में रहा, इस भाषण में रहा, कैसा आपको ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को और आपके दर्शकों को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। सभी के लिए एक अच्छा दिन हो और आने वाला भविष्य बेहतर हो। बात आती है नरेंद्र मोदी जी का भाषण के लिए। आज बुराई करने का दिन नहीं है, आज सद्भाव का दिन है। तो मैं यहाँ बैठ के बुराई नहीं करना चाहता था नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन उनके भाषणों ने मेरे दिल को बहुत आहत किया, शायद देशवासियों को भी आहत किया होगा। नरेंद्र मोदी जी एक जगह कहते हैं कि 5 दर्जन फाइबर आर्टिकल्स गए हुए थे 2014 से पहले, हमने 1.5 लाख गांवों का लक्ष्य रखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूं कि बताए 2014 का जो से पहले की अर्थव्यवस्था थी और 2014 की बाद की अर्थव्यवस्था है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या उसका आईना दिखाया लोगों को? नहीं दिखाया। तो ये अफसोस होता है कि एक प्रधानमंत्री देश के लाल किले से जब पूरी दुनिया के लिए मैसेज देता है तो इस तरह की आपस में तू मैं की बात करता है। मैं एक बात बोलता हूं, कहावत है, अकेला चना भार नहीं पोड़ता। तो नरेंद्र मोदी जी अकेले इस देश में कुछ नहीं कर पाएंगे, थोथा चना बाजे घना। नरेंद्र मोदी जी का हर भाषण आपको दीपक भाई मतलब आपको क्या पसंद नहीं आया? क्योंकि देश का कुछ होने जाने वाला नहीं है। दीपक भाई क्या आपको पसंद नहीं आया नरेंद्र मोदी की बातों में? उन्होंने मध्यम वर्ग का जिक्र किया, उन्होंने कहा हमने लोन सस्ते किए, लोन सस्ते हुए हैं, हमने देखा है। नरेंद्र मोदी जी ने सस्ती उड़ान हुई है, हमने देखा है।
उन्होंने कहा गरीब वर्ग के लिए हमने उज्ज्वला योजना शुरू की, उसको हमने देखा है, घर घर शौचालय बनाया उसको हमने देखा, बिजली पहुंचाने की बात है, पानी पहुंचाने की बात है, हर वर्ग की उन्होंने बातचीत की। मतलब आप किस पॉइंट से संतुष्ट नहीं है, मुझे ये बताइए, और क्यों ये भी बताइएगा जरा। मैं वही बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण ही होता है लाजवाब, लेकिन आप वास्तविकता में जाएंगे तो वो 80 करोड़ लोग कौन से हैं जो आप कहते हैं कि हमने राशन पहुंचाया। गरीबी रेखा में आपकी निर्मला सीतारमण कहती है हम 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में है, तो ये बातें विरोधाभासी हैं। आप कहते हैं कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, कहां पे पहुंचा भैया जरा बताइए। और कहते हैं महंगाई कम किया, महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का जो पूरा आयोजन है वो बदला हुआ है पिछली बार से, और इसीलिए अगर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, अगर रिवाइव करना है अर्थव्यवस्था को, तो सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को, मजदूरों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के बारे में हम लगातार सोचते रहे हैं, कोयले के खदानों में भी वो काम कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी आज से नहीं, ये तमाम बातें जो उन्होंने कही हैं, आपको लगता है कि आज की तारीख में एक ऐसे दौर में जब कोरोना काल है, सबको एक साथ मिलकर इससे लड़ाई करनी चाहिए, इससे संघर्ष करना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज से नहीं, 2012 से 2013 से उनके चुनावी भाषण उठा के देख लीजिए और आज का भाषण उठा के देख लीजिए। इनका भाषण हमेशा इसी तरह संभाव रहा है, सभी को सम्मोहित करने वाला रहा है। भाषणों में कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तविकता कहां ग्राउंड पे उतरी है वो देखने वाली बात है। अब आपने किसानों की बात करी, डीजल पेट्रोल आपने 70 रुपए से 75 रुपए लीटर बेच रहे हैं। किसान का खेती का समय चल रहा है, कौन सा भला होने वाला है? आप फ्लाइट महंगी कर रहे हैं, कौन सा किसान फ्लाइट में जा रहा है जरा बता दीजिए। आपने रोजगार की बात करते हैं, कोरोना काल में सिर्फ पहले 2 हफ्ते में लॉकडाउन में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। 12 करोड़ का मतलब समझते हैं आप? 4 लोग अगर एक परिवार में है तो 12 चौक 48 करोड़ लोगों को डायरेक्ट कौन सा ऐसा देश है जो कोरोना की वजह से प्रभावित नहीं हुआ? दीपक जी ये बताइए कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो कोरोना की वजह से प्रभावित नहीं हुआ? अमेरिका अमेरिका में कितने लोगों की जान गई है? मैं अमेरिका में कितने लोगों की जान गई है? वहां पर लॉकडाउन नहीं किया, अमेरिका में कितने लोगों की जान चली गई? नंबर 1 पर है अमेरिका जान जाने के मामले में और कोरोना के मामलों में। जनसंख्या के हिसाब से देखें, भारत ने तो बहुत अच्छा कंट्रोल किया है और अभी तक अच्छा कंट्रोल हो रहा है। मैं समझती हूँ कि मनीष जी आप भी प्लीज इस डिबेट में अगर सवाल करना चाहें तो जरूर करें। और आज मैं एक चीज और बता देता हूँ, आपने टेस्ट कितने किए हैं? अमेरिका ने टेस्ट कितने कर लिए? ठीक है दीपक जी, आपने शुरुआत में कहा कि इसका जवाब दें कि अमेरिका ने कितने टेस्ट किए, भारत ने कितने कोरोना टेस्ट किए? 5 मिनट हो गए आपको बोलते हुए, लेकिन आपने नकारात्मक बातें गिनवाई हैं, सकारात्मक बातें शायद आप नहीं गिनवा पा रहे हैं। राहुल जी के पास मैं फिर से एक बार चल लेती हूँ। राहुल जी, ये जो कहा जा रहा है तमाम कमियां हैं, और अभी एक ऐसे दौर में जब हम बैठकर बात कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस का जो पूरा आयोजन रहा है वो भी फीका ही रहा है, बच्चे भी शामिल नहीं हुए। आप देखिए मास्क पहनकर वहां पर फुल ड्रेस परेड हुई है, ये तमाम बातें हैं। ऐसे में एक साथ मिलकर के लड़ाई करनी है कोरोना से और एक साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है। ऐसे में जिन खामियों का जिक्र कर रहे हैं दीपक जी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं दीपक जी की कोई भी बात सुन नहीं पाया क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे ठीक से मिल नहीं रही है। बाकी आप लोगों की ज़रूर मिल रही है, तो मैं उनके कहे पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक लोकतंत्र में सत्ता में बैठे हर एक व्यक्ति और प्रधानमंत्री के विशेष तौर पे बातों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाना जरूरी है। हम हर चीज की केवल प्रशंसा भाव रखें ये ठीक नहीं है, तो ये हमारा काम है। इसलिए जो सही सवाल है वो उठाए जाने चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो सवाल क्या उठा रहे हैं। लेकिन हर चीज का 2 पक्ष होते हैं, तो जो जहां पर आलोचना हमें जरूरत लगती है वो कहें, लेकिन जो सकारात्मक है उसको भी स्वीकार करें हम। तो जैसे मैंने कहा कि अब प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम अपने को रख कर देखें तो प्रधानमंत्री का काम क्या होता है 15 अगस्त को, कि देश का उत्साह बढ़ाए, मनोबल बढ़ाए, जो उस देश की उपलब्धियां रही हैं, जिसमें जाहिर है कि उनकी अपनी राजनीतिक दल की भी उपलब्धियां आ जाती हैं, वो लोगों के सामने रखें, देश के सामने और दुनिया के सामने भी, क्योंकि ये दुनिया को भी संदेश देने वाला मौका होता है। सारे देशों के राजनयिक होते हैं और दुनिया देखती है कि हर देश के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे मौकों पर क्या कहता है। तो अपने देश के भीतर लोगों को
और देश के बाहर दुनिया को एक संदेश, और एक सकारात्मक संदेश। अब वो संदेश कैसा होना चाहिए? वो शक्ति का होना चाहिए, वो सामर्थ्य का होना चाहिए, वो आत्मनिर्भरता का होना चाहिए, वो समन्वय का होना चाहिए। देश की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए देश कैसे उनसे लड़ेगा, इसका एक बड़ी तस्वीर और एक बड़े क्षितिज के रूप में प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो ये करेगा। ये हम कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ों का जिक्र उन्होंने नहीं किया। मैं समझता हूँ कि गरीबी या आर्थिक स्थिति की बात दीपक शायद कर रहे होंगे, लेकिन जैसा भी एक सवाल हुआ, निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत नाजुक है, वैसे ही जैसे हर देश की नाजुक है। ये अच्छा सवाल किया आपने। और कई देश तो जो हमसे बहुत बड़े थे, जो हमसे ज़्यादा अमीर और विकसित माने जाते हैं, वो उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। कोरोना से का मुकाबला करने में वो काफ़ी पिछड़े हैं, बहुत भारी नुकसान उन्होंने उठाया है। और उनसे अगर तुलना हम करेंगे सारे जनसंख्या के अनुपातों को ध्यान में रखते हुए, तो हमारा जो कार्यक्रम रहा है कोरोना से निपटने का, वो बहुत अच्छा नहीं, सबसे अच्छा नहीं तो वो काफी अच्छा और बहुत समय पर उसमें सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी सहभागिता उतनी ही होनी चाहिए। और लगातार कोशिश हो रही है पूरे देश की तरफ से कि कम से कम नुकसान हो, और कोरोना वॉरियर्स का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मनीष जी, आप बहुत देर से खामोश हैं और सुन रहे हैं इस पूरी चर्चा को, और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले भी आपसे बात हो रही थी, तो आपने कई संभावनाएं व्यक्त की थी कि ये बोल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कैसा रहा भाषण, और जो आपने सोचा था, जिन संभावनाओं पर आप विचार कर रहे थे, वैसा ही है या फिर कुछ अलग रहा? देखिए, जिन बिंदुओं पर हमने शुभ्रा बात की थी सुबह ध्वजारोहण कार्यक्रम के पहले, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे बिंदु को प्रधानमंत्री ने ठीक उसी तरह कवर किया है। मेरी आशीष से भी चर्चा हो रही थी, रोहित से भी बातचीत हुई, तो वो सारे बिंदुओं पर हमने वो चर्चा कर चुके थे। लेकिन अब जैसा कि आपने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कैसा है, मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रधानमंत्री ने वर्तमान की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए अपनी सरकार का और खुद के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 6 साल के कामों को, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें, इन्होंने संदेश में जैसे एक्सटेंडेड नेबरहुड, जैसे कि आशीष ने कहा, रोहित ने इस बात का जिक्र किया, मेरा अगर मैं इसको केवल कंक्लूसिव उसमें सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री ने एक बात कही है कि हम किसी से कम नहीं, दुनिया में हम किसी से कम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। क्योंकि आत्मनिर्भर की बात है, आत्मसम्मान की बात है, भारत का मान सम्मान दुनिया में बड़ा है, ये नया हिंदुस्तान है। और ये नया हिंदुस्तान कब है? चूंकि वर्तमान की उपलब्धियों को जब वो रेखांकित कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है विपक्ष को मिर्ची लगेगी कि भाई वो व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा है वो अपनी आवश्यकताओं की पहले 5 साल की बात की, अब आकांक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर शाम होते होते आप देखेंगे तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं आएंगी। और जैसा राहुल जी कह रहे थे, एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना की भी जगह होनी चाहिए। जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर जो बात है, अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री ने इशारों में कहा, लेकिन अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, इस बात को मुझे ऐसा लगता है यही विपक्ष का आज सबसे बड़ा टोन सेटर होगा कि शाम होते होते इसी पर वो सबसे ज्यादा केंद्रित करेंगे। जी मनीष जी, और एक और बात बहुत क्लैरिटी के साथ में निखर कर सामने आई, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी में खुद इतनी ज्यादा क्लैरिटी दिखी। देखिए, विशेष तौर पर जो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय वाली बातें हैं, उसे मैं पिछले लगभग 2-3 हफ्ते से देख रहा था, काफी चहल पहल चल रही थी उसमें। आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, जिस तरह से 101 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट लिस्ट में एम्बार्गो किया गया, ये सब कुछ मुझे लगा कि केवल एक रक्षा मंत्रालय के तौर पर एक रक्षा मंत्री और तीनों सेनाएं और सीडीएस मिलकर ये निर्णय ले रहे हैं। जाहिर सी बात है पीएमओ कोऑर्डिनेशन में होगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत केवल और केवल मंत्रालयों से जुड़ा हुआ चीज नहीं है, केवल और केवल मंत्रालयों के डिसीजंस तक सिमट कर निर्भर रहने वाला नहीं है। ये सरकार की, देश की पॉलिसी, क्लैरिटी और विजन दर्शाता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जो डिसीजंस लिए गए हैं, उनके साथ में अगर वो लाल किले के रैंपेट से अगर इस बात को अनाउंस करें, अपनी क्लैरिटी दें, तो पूरे देश में एक पूरी क्लैरिटी आती है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो सेनाएं हो, साथ ही साथ विदेशों को भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज जाता है कि अब भारत तैयार हो रहा है किसी और चीज के लिए। वो पहले इंपोर्ट करता था, अब एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो लाल किले से जो हम बचपन से देखते आए हैं ना, कि लाल किले से जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसे पत्थर की लकीर मान लीजिए, कम से कम क्लैरिटी तो जरूर दिखती है।
होना कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार और उनके अफसरों पर निर्भर करता है। लेकिन ये क्लैरिटी दिखना लाल किले की स्पीच की एक खास बात रही है, चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, और ये क्लैरिटी दिखी। मुझे ऐसा लगता है आशीष, आपने जो कहा इसको अगर हम देखें एक ब्रॉडर कैनवस पे, तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, एक उनका हावभाव आप देखिए, जब वो कह रहे थे जो उनका हावभाव था, उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसी चुटकी बजाई। ये अपने आप में आज का उनका यूएसपी एक सेलिंग पॉइंट था कि अब आपने मेक इन इंडिया को साकार करना ही करना है, लेकिन आपको जो करना है वो डंका मेक इन वर्ल्ड होना चाहिए, मेक फॉर वर्ल्ड होना चाहिए, वर्ल्ड के लिए संदेश होना चाहिए। यही लाल किले की प्राचीर से, और जैसा आपने बचपने का जिक्र किया कि बचपन से आप लाल किले की प्राचीर से तमाम प्रधानमंत्रियों को सुनते आए हैं, और वो आवाज जो आपको सुनाती रही जसदेव सिंह की, वो आवाज लाल किले की प्राचीर आज भी कानों में गूंजती है आशीष। केवल और केवल ये वो ऐतिहासिक इमारत है जहां से ये तमाम प्रधानमंत्रियों को बदलते देखा, लेकिन आज इस प्राचीर से वो व्यक्ति ने कहा है जिसने एक रिकॉर्ड हासिल किया है। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने एक रिकॉर्ड हासिल करने के बाद रिकॉर्ड स्पीच दी है, वो भी 1.5 घंटे की। रोहित। बिल्कुल मनीष जी, मुझे लगता है कि हमको जो चीन पर उन्होंने जो फोकस किया, क्योंकि शुरुआत उन्होंने चीन से की थी, उस पर मुझे लगता है कि हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनसे इस चर्चा को और आगे ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जनरल द्विवेदी, मैं चीन वाली बात पर ही आना चाहूंगा। विस्तारवाद चीन का है, इस बात को लेकर उन्होंने शुरुआत की, और मुझे लगता है कि जो एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात की, वो भी एक तरह से मैसेज था कि ठीक है, आप लोगों की बाउंड्रीज हमसे लगती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप हमसे दिल नहीं मिलाएंगे, आप हमारे साथ इस तरह से धोखा करेंगे, आप हमारे साथ इतनी मीटिंग्स करेंगे और उसके बाद भी पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर हम पड़ोसी वाला जेस्चर नहीं दिखाएंगे, हम आपको लांग कर पहुंच जाएंगे, आपको घेर लेंगे। ये एक जेस्चर छिपा हुआ था पीएम मोदी की बातों में, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। चीन हमारा पड़ोसी देश है, पर ये एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर के आ रहा है, तो इसलिए हमारी जो नजर है चीन पर बहुत गहरी नजर होनी चाहिए, क्योंकि चीन की क्या गतिविधियां हैं उस पर हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जबकि दुनिया के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ जब तक आपका नेबरहुड स्टेबल नहीं होगा, तो स्थिर नहीं होगा, तो आपकी प्रगति में बहुत बाधा आ सकती है। तो जो नेबरहुड है ये 2 वे ट्रैफिक है, यानी कि एक तरफ नहीं 2 तरफा होता है। ये जो दोनों तरफ से एक किस्म की पहल होती है, एक किस्म रिस्पॉन्स होता है। तो भारत ने काफी अपनी पड़ोसी नीति पे काफी गहरा इसका जोर दिया है, और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो हैं पड़ोसियों से बहुत अच्छे हों। तो कई पड़ोसियों वहां से रिस्पांस ठीक नहीं आया, तो इसलिए उनको थोड़ा कॉशन भी करना है कि देखो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से रिस्पांस भी होना चाहिए। और आजकल हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हैं, यानी कि हमारा इमीडिएट नेबरहुड नहीं, एक्सटेंडेड नेबरहुड की बहुत अहमियत है, क्योंकि एक्सटेंडेड नेबरहुड पर आपकी जो है शक्ति और आपका जो प्रोजेक्शन या पार वो डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो मोदी जी ने जो बात की है, इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड और चाइना के ऊपर जो नजर रखना है, बिल्कुल, ये बहुत ही एक तो पड़ोसियों के साथ जो मसले हैं उन्हें तो एड्रेस किया ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, और इसके साथ ही जो भारत के अंदर जो मसले रहे हैं और जिन पर बड़े फैसले पिछले कुछ सालों में लिए गए हैं, खासतौर से पिछले 1 साल में, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अपने उस वादे को दोहराया है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहेगी। उन्होंने कश्मीर में एक नई सुबह के आगाज का जिक्र किया है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना करके बरसों पुरानी जो उनकी मांग थी, उनकी आकांक्षा थी, उस आकांक्षा को हमने पूर्ण करने का, उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर बन रही है,
नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वहां चल रहे हैं, बिजली के लिए 7,500 मेगावाट के सोलर पार्क के निर्माण की योजना बन रही है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, लद्दाख की कई विशेषता हैं। उन विशेषताओं को हमें संभालना भी है, संवारना भी है। और जैसे सिक्किम ने, हमारे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम ने अपनी एक ऑर्गेनिक स्टेट की पहचान बनाई है, वैसे ही लद्दाख, लेह, करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे तो कश्मीर जो है बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है। पिछले साल 370 को हटाया गया था और उसके बाद किस तरह से एक साल में कश्मीर बदला है, किस तरह से लद्दाख में अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है। और इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि लंबे वक्त से ये मांग थी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। राहुल देव जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, एक साल में जिस तरह से 370 हटाया गया है, उस बात को बहुत खास तौर पर रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए उन्होंने एक नया संदेश दिया है। एक तो बहुत स्पष्ट संदेश ये है कि वहां पर डीलिमिटेशन का काम चल रहा है, वो जैसे ही पूरा होगा तो जो वहां के लोगों को एक नाखुशी थी कि उनका स्तर घटा दिया गया है, एक प्रदेश से उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो अब उसको फिर से एक पूरा प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और उन्होंने कश्मीर के मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया, मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तो यानी कि प्रक्रिया पूरी होगी। और एक बड़ी शिकायत इस एक साल में 370 को हटाने के कारण जो थी वो दूर होगी। और इसके पहले संकेत, लेकिन आज बहुत स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया है। और सर्वांगीण विकास की जब वो बात कर रहे हैं तो लद्दाख, लेह वाला विशेष तौर पर जो कार्बन निरपेक्ष क्षेत्र बनाने की बात है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। और ये मदद करेगी कि इस पूरे क्षेत्र को, लद्दाख लेह क्षेत्र को पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान दिलाएगी, विशिष्ट आकर्षण दिलाएगी। और वहाँ के लोगों के अपने जीवन में इसके कारण बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे, उनकी आय बढ़ेगी। वहाँ शिक्षा, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जा रहा है, कि शोध के दूसरे केंद्र जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत आर्थिक विकास का भी खाका वहाँ के लोगों के सामने रखा है। कश्मीर पर मैं समझता हूँ कि अच्छा ही उन्होंने किया कि कोई इससे ज्यादा अलग से उल्लेख नहीं किया। कश्मीर की अपनी समस्याएं हैं, कश्मीर की आज भी बहुत गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन ये जो समय होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये जो अवसर होता है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, वो अपनी आंतरिक चुनौतियों को उल्लेख और समस्याओं को उल्लेख में न उलझकर सारे वर्गों और सारी दुनिया और देश के लिए एक सकारात्मक संदेश देने का अवसर होता है और एक बड़े क्षितिज दिखाने का अवसर होता है, नए बड़े लक्ष्य देने का अवसर होता है। उसी पर केंद्रित रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर के लिए ये आत्मविश्वास भरने जैसा है। फिर से एक बार लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया जम्मू कश्मीर के विकास का प्रधानमंत्री मोदी ने। और आप राहुल देव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितना जिक्र होना चाहिए था उतना ही हुआ, बिल्कुल संतुलित रहा। एक और बहुत उम्मीद भरी बात आज सुनाई पड़ी है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में, और मैं चाहती हूं कि उस पर भी आप अपना तर्क रखें, उस पर भी आप अपनी राय रखें। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात उन्होंने की है और इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के दौर में अगर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की जा रही है तो वो कैसे काम करेगा, उससे क्या फायदा होगा और कितना महत्वपूर्ण है ये पूरे देश भर में, तमाम राज्यों के लिए, तमाम लोगों के लिए। इस पर भी जरा जरूर बताएं, क्योंकि कहा गया है कि हर आदमी को हेल्थ आईडी दी जाएगी और स्वास्थ्य की सारी जानकारी उस हेल्थ आईडी में अपडेट रहेगी। ये तमाम बातों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। राहुल जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है और इसकी लंबे समय से तैयारी हो रही थी। आप देखिए, आरोग्य सेतु को भी उसी का एक आप छोटा हिस्सा मान सकती हैं। अभी ये एक बार जब पूरी तरह ये योजना लागू हो जाएगी और सबको अपनी एक डिजिटल स्वास्थ्य की पहचान मिल जाएगी, वो कार्ड के रूप में हो सकती है या एक नंबर के रूप में हो सकती है, तो
आज जो हमारे सभी लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, खास तौर पर गरीबों को अस्पतालों में दर दर भटकना पड़ता है, कार्ड बनवाने पड़ते हैं, अपना पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रखना पड़ता है, सारे कागजात बचा के रखने पड़ते हैं, वो खो जाएं तो बहुत दिक्कत होती है इलाज में। ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी तो हर नागरिक का, हर नागरिक ही नहीं हर व्यक्ति का, क्योंकि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, उन सब का एक सारा स्वास्थ्य डेटा, सारा रिकॉर्ड, सारी सूचना एक जगह उपलब्ध होगी और लगातार वो बढ़ती जाएगी। यानी उसके जन्म से लेकर उसकी जो भी उस उम्र का वो होगा, उस दौरान उसका स्वास्थ्य कैसा रहा, क्या बीमारियां हुई, क्या इलाज हुआ, आगे की समस्याएं क्या हो सकती, ये सारी चीजें एक जगह उपलब्ध होंगी। और पूरे देश में अगर ये जब नेटवर्क बन जाएगा तो हम कहीं भी जाएं, इलाज के लिए जाएं, हमारा उस डॉक्टर के पास हमारा पूरा स्वास्थ्य का खाका और इतिहास मौजूद होगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई योजना अभी है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये अगर कामयाब हो गया, जैसे आधार कामयाब हुआ एक बहुत बड़े हद तक, तो फिर ये अपने आप में एक वैश्विक उपलब्धि जैसा काम हो। जी बिल्कुल। और आज प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की बात भी कही है। वोकल फॉर लोकल ये प्रधानमंत्री ने तब ये नारा दिया था जब भारत में कोरोना काल की शुरुआत हुई थी और हम देख रहे थे कि लॉकडाउन भी उस दौरान चल रहा था। अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल थे कि क्या होगा आने वाले वक्त में, तो उस दौरान वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। और आज लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल को मजबूती दी है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि नॉट ओनली मेड फॉर इंडिया बल्कि मेड फॉर वर्ल्ड। सुनिए। बहुत हो चुका है। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। जहां तक आपने लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का प्रधानमंत्री का नारा आपने सुना, वहीं कोरोना को लेकर सारी दुनिया यानी सारा संसार परेशान है कि आखिर इसका इलाज, इसकी वैक्सीन कैसे आएगी। आखिर वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। तो आपने सुना और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सारी बातें कैप्सुलेट करके आपको अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि एक ये छोटी बात थी नहीं, ये काफी लंबा भाषण था और 90 मिनट का भाषण। और इससे पहले कि हम अगली साउंड बाइट पर जाए प्रधानमंत्री मोदी की, ये जो तस्वीरें आ रही है अटारी वाघा बॉर्डर से और आपको जो जवान दिख रहे हैं मिठाई खाते और खिलाते हुए, वो है BSF के जवान। बिल्कुल एक वो लोकेशन जहां पर अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें, गणतंत्र दिवस की बात करें, तो पूरा देश का ध्यान या अटारी वाघा बॉर्डर पर होता है और वहीं पर स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मनाया जा रहा है BSF जवानों द्वारा। आशीष, आपसे एक जानकारी चाहूंगा जी, क्या एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स होगी?
बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। अगर अब तक होनी होती तो हो गई होती, लेकिन एलओसी पर और एलएसी पर तो नहीं होगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को जरूर बता दूं कि बांग्लादेश बॉर्डर पर और बाकी देशों के बॉर्डर पर जरूर मिठाइयाँ एक्सचेंज होंगी, लेकिन एलओसी और एलएसी पर तो नहीं होंगी। लेकिन तो इसके बाद में हम प्रधानमंत्री मोदी की और आपको साउंड बाइट सुनाएंगे, विशेष तौर पर जो एजुकेशन पॉलिसी पर जो चर्चा में रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर उस पर। लेकिन उससे